हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और यहाँ पर टॉप 50 प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो आपको एग्ज़ाम में संभावित प्रश्न है, एग्ज़ाम में आने की संभावित प्रश्न है। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पे आप इसका पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई भी कॉस्ट आपको नहीं लगेगा। आज का मोटिवेशनल पॉइंट ये है कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। जी हाँ दोस्तों, तो इस ठंड में, कड़कड़ाती हुई ठंड में आपको पसीना निकालना है और आगे की जो तैयारी है उसको पूरा करना है। आगे आपका बीपीएससी है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। बीपीएससी आपको मार्च अप्रैल में लगभग होगा, तो अभी से उसमें लग जाइए ज़ोर शोर से। उसके अलावे जो भी आपका एग्ज़ाम हो, प्रतियोगी परीक्षाएं जो अभी आपका हो, उसके लिए ये जो प्रश्न है आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। जी हाँ, तो आप ये जान लीजिए कि लघु संविधान सबसे पहले 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। देखिए 42वां संविधान संशोधन जो आपका हुआ था, ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर आपको ये संशोधन आपको किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? तो 1976 ईस्वी में इसका संशोधन आपको किया गया था। और देखिए ये जो संशोधन किया गया था, इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, तो मिनी संविधान आपको इसको कहा जाता है, यानी कि लघु संविधान या मिनी संविधान भी इसको कहा जाता है। इसमें देखिए जैसे कि आपका जो प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, समाजवादी शब्द जोड़े गए, अखंडता शब्द जोड़े गए। ठीक है, और इसमें देखिए आपको एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य जो था हमारे मूल संविधान में नहीं था, लेकिन इसको 1976 ईस्वी में आपको मूल कर्तव्य भी जोड़े गए थे। भाग 4 के इसको इसमें जोड़ा गया था। और उस समय जो मूल कर्तव्य आपका जुड़ा था उसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है आपकी? 11 है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सेकेंड नंबर। कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ आरंभ किया गया था। जी हाँ, तो आपको पता है कि जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है भारत में, और ये सबसे पहले आपको लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? तो नोट कर लीजिए, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1959 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को इसको लागू आपको किया गया था। और सबसे पहले जो लागू किया गया था ये राजस्थान में लागू किया गया था। और राजस्थान के कहाँ लागू किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिला में आपको ये लागू किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए राजस्थान में तो लागू किया गया था, लेकिन दूसरा जो था वो था आपका आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य कौन था? तो वो आंध्र प्रदेश था आपका। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, आपका थर्ड नंबर। और ये जो पंचायती राज व्यवस्था जो लागू किया गया था प्रथम बार, ये किसके द्वारा लागू किया गया था दोस्तों? तो याद रखना है, उस समय भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका थर्ड नंबर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है। देखिए यहाँ पर तृतीयक क्षेत्र, तो आपको ये पता होना चाहिए कि तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन से यहाँ पर सेक्टर आते हैं। तो तृतीयक क्षेत्र में आपको व्यापार आता है। ये सिंपल आपको इस प्रकार से भी छांटने के लिए दे देगा, है ना। व्यापार हो गया, परिवहन हो गया आपका, ठीक है, परिवहन हो गया, संचार हो गए आपके, ठीक है। और क्या इसमें आता है? तो बैंकिंग आता है इसमें, ठीक है। और क्या आता है ना, बैंकिंग आता है। बैंकिंग के अलावा क्या आता है? बीमा आता है इसमें आपका, ठीक है, बीमा आता है ना। तो ये सभी चीज़ें जो आती है किसमें आता है दोस्तों? तो ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और तो कह रहा है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है? तो तृतीयक क्षेत्र का जो अंश होता है वो बढ़ जाता है आपका, ठीक है। तो क्या हो जाता है? आंसर नंबर सी हो जाएगा, बढ़ता चला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 4 नंबर।
4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। देखिए, जो राष्ट्रीय आय है इसका आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत में जो राष्ट्रीय आय है हमारा, है ना, इसका जो आकलन किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है आपको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, CSO, है ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा इसका आकलन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है। जी हाँ, तो जो भारत का राष्ट्रीय आय है इसका सबसे जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है। देखिए, तो इसमें आपको 3 सेक्टर तो आपको पता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो अब ये पता होना चाहिए आपको कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है दोस्तों। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है ये पूछा जाता है आपको बार बार एग्जाम में। तो प्राथमिक क्षेत्र आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा आपको कृषि, ठीक है, ये छांटने के लिए बार बार दिया जाता है। कृषि हो गया, वन हो गया आपका, है ना, और मत्स्य हो गया, है ना। मत्स्य भी आपको प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है, ठीक है, तो द्वितीयक क्षेत्र में आप नोट कर लीजिएगा, विनिर्माण और निर्माण उद्योग आता है। ठीक है, विनिर्माण और निर्माण आपका द्वितीय क्षेत्र में हो गया। और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, है ना, ये सब चीज़ें किस में है, तो तृतीय क्षेत्र में आता है। अगर इन तीनों के हिसाब से अगर आप देखिएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय आय है उसमें सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तृतीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और जो योगदान का जो 56% जो योगदान है दोस्तों, ये तृतीय क्षेत्र का योगदान होता है भारत का राष्ट्रीय आय में। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर 5 का क्या हो जाएगा, आपका व्यापार क्षेत्र हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, व्यापार, यानी 5 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, ये सेवा क्षेत्र हो जाएगा ना, तृतीय क्षेत्र होगा, है ना। आंसर नंबर ये हो जाएगा, सेवा क्षेत्र हो जाएगा, है ना, क्योंकि सेवा किस में आता है, तो सेवा आ जाता है आपको तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, क्योंकि तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 नंबर की आर्थिक नियोजन विषय है। अब आर्थिक नियोजन जो विषय है ये किस में आता है। देखिए, आपको पता है कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का व्यवस्था किया गया है। ठीक है, तो 3 प्रकार की जो सूची है ठीक है, तो ये अनुसूची कितने हैं, तो अनुसूची आपका भारत में 12 है, संविधान में हमारे कितने हैं, 12 वर्तमान में। पहले कितना था, 8, लेकिन वर्तमान में कितना हो गया आपका 12। तो 7वीं जो अनुसूची है उसमें 3 सूची का वर्णन किया गया है आपको, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो आर्थिक नियोजन किस में आता है, तो आर्थिक नियोजन जो आता है वो समवर्ती सूची में आता है आपका। किस में आता है दोस्तों, तो समवर्ती सूची में आता है आपका आर्थिक नियोजन। और उसके अलावे देखिए, एक प्रश्न पूछा जाता है कि संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है। अगर ये पूछ लिया जाए तो जब संविधान बना था तो उस समय इसमें था 97, लेकिन वर्तमान में इसमें कितना है, 100 है। ठीक है, 100 विषय इसमें अभी वर्णित है। और राज्य सूची में अगर पूछ लिया जाए कि जब संविधान बना था तो उस समय कितना था, इसमें 66 था और वर्तमान में कितना है, तो 61 है। समवर्ती सूची में संविधान में कितने था आपका, तो 47 था और वर्तमान में कितना है, 52 है। तो ये बातें आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपको पूछा जाता है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा। चलिए, तो अगला प्रश्न चलते हैं आपका 7 नंबर। कह रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना, आपको पता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक आपका हुआ था। तो आप ध्यान रखिएगा कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना था वो 1956 से लेकर के 1961 ईस्वी तक था। ठीक है, कब तक था, 1956 से लेकर के 1961 ईस्वी तक था आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना। आगे कह रहा है कि इसकी रूपरेखा किसने तैयार किया था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो था, इसकी जो रूपरेखा तैयार किया गया था वो तैयार किया गया था किसके द्वारा, ये आपको पूछा गया है। तो वो थे आपका, ऑप्शन देख लीजिए, पीवी महालनोबिस, है ना, कौन थे, पीसी महालनोबिस, है ना, पीसी महालनोबिस थे। और इन्हीं के द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा तैयार किया गया था। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वो किस पर जोर दिया गया था, तो वो कृषि पर जोर दिया गया था। ठीक है, लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल क्या था, तो 1951 से लेकर के 56 तक था। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका ये था, दूसरी आपका ये था। तो प्रथम में जोर दिया गया था कृषि पर, लेकिन जो दूसरी पंचवर्षीय योजना था वो किस पर जोर दिया गया था, तो वो जोर दिया गया था दोस्तों, आप याद रखिएगा, उद्योग पर, है ना, उद्योगों की प्राथमिकता पर जोर दिया गया था। राष्ट्रीय आय में
4.5% की वार्षिक वृद्धि पर जोर दिया गया था और रोजगार सृजन पर भी जोर दिया गया था। तो ये 2-3 चीज़ था जिस पर आपको मतलब ये लक्ष्य था कि ये हमको क्या करना है, प्राप्त करना है। जैसे प्रथम में क्या था कि कृषि पर हमको आत्मनिर्भर बन जाना है, ठीक है। तो दूसरा में क्या था कि हमको उद्योगों को प्राथमिकता हमको देना है, राष्ट्रीय आय में हमको क्या करना है, वृद्धि करना है, रोजगार का सृजन करना है। तो ये था आपका दूसरा पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, नाबार्ड का नाम आप सुने होंगे, है ना, जो ग्रामीण बैंक है ना। तो इसकी जो स्थापना है वो किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में हुई थी। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि पंचवर्षीय योजना यहाँ पर आपको पूछ लिया गया और बार बार आपको एग्जाम में पंचवर्षीय योजना से भी देखिए पंचवर्षीय योजना तो अब जैसे ख़त्म कर दिया गया है लेकिन अभी भी इससे घुमा फिरा करके क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो नाबार्ड का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक होता है नाबार्ड, है ना। और ये जो आपका स्थापना हुआ था तो ये याद रखिएगा छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था, ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना, ये डेट आपको याद होना चाहिए। तो याद रखिएगा 19 जुलाई 1982 ईस्वी, ठीक है। 19 जुलाई 1982 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। और देखिए छठी पंचवर्षीय योजना जो था ये काल क्या था, तो 1980 से लेकर के 85 तक, ठीक है। 1980 से 85 जो था वो छठी पंचवर्षीय योजना था आपका, है ना। 5 साल का योजना होता था पहले, इसके जगह पर नीति आयोग आ गया है ना। पहले नीति आयोग, अब 1 जनवरी 2015 से लागू हो गया नीति आयोग। पहले क्या था, योजना आयोग आपका चलता था, ठीक है। चलिए तो ये था आपका छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। स्थापना याद रखिएगा 19 जुलाई 1982 को स्थापना किया गया था नाबार्ड का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर। कह रहा है कि भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के आर्थिक सुधार का जनक। देखिए तो भारत में उदारीकरण की शुरुआत हुई थी, आप याद रखिएगा उदारीकरण की जो शुरुआत हुई थी, है ना, या फिर उसी को कह सकते हैं आप आर्थिक सुधार का जनक जिसको माना जाता है, तो वो थे आपको मनमोहन सिंह। कौन थे, मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री ये कब थे, तो 1992 ईस्वी में जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, किसके शासनकाल में, तो याद रखिएगा पीवी नरसिम्हा राव, है ना, पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तो उनके काल में जो मनमोहन सिंह थे वो क्या थे, वित्त मंत्री थे। और इन्होंने ही उदारीकरण की शुरुआत किया था और इन्हीं का ये उदारीकरण का आज फल है कि हम जो है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन पाए हैं, ठीक है। तो इन्होंने बहुत बड़ी अर्थशास्त्री थे आपके मनमोहन सिंह और इन्हीं का योगदान था उदारीकरण 1992 ईस्वी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो आपको पता है कि भारत में जो दोस्तों ये देखिए राज्य है आपका कर्नाटक, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कर्नाटक है पश्चिमी तट पर, है ना। तो ये कर्नाटक जो राज्य है सबसे अधिक किस चीज़ का उत्पादन करता है, तो कॉफ़ी का उत्पादन करता है, ठीक है। अगर फर्स्ट नंबर पूछे तो कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक करता है। दूसरा नंबर किसका आता है, तो यहाँ पर देखिए राज्य मिलेगा आपको केरल, दूसरा नंबर पर आ जाएगा आपका केरल, जो आपको कॉफ़ी का उत्पादन दूसरे नंबर पर सबसे अधिक करता है, ठीक है। अगर रेशम की बात किया जाए तो रेशम में भी जो कर्नाटक है वो फर्स्ट है दोस्तों, है ना। रेशम में भी आपका क्या है, फर्स्ट है आपको कर्नाटक, ठीक है। और कॉफ़ी में भी कर्नाटक फर्स्ट है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा 68% कॉफ़ी को ही कहवा कहा जाता है। ये 68% पूरे भारत का उत्पादन का आपको कर्नाटक उत्पादन करता है और 21% आपका केरल करता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं आपका 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न क्या है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है। देखिए सुरक्षा प्रकोष्ठ, इसी को एक और नाम से जाना जाता है आपका घेरे की नीति। इसको क्या कहा जाता है, घेरे की नीति, ठीक है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या फिर इसको कहते हैं घेरे की नीति। तो ये जो आपको संबंधित है ये किससे संबंधित है ये पूछा गया है। तो ये जो आपका संबंधित है दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, वारेन हेस्टिंग्स और वेलेजली संबंधित है, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स और वेलेजली इससे संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा आपका 11 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स और वेलेजली भी इससे संबंधित है। वेलेजली अगर ऑप्शन में रहता वेलेजली भी आप मार सकते थे, ठीक है। चलिए तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। जी हाँ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का
प्रथम अध्यक्ष कौन था, ये आपको पूछा गया है। तो अब बताइए इसका अध्यक्ष कौन था। देखिए तो सबसे पहले ये जान लें कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो ये कांग्रेस था, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा इसकी जो स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और इन्होंने 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब किए थे दोस्तों, तो 31 अक्टूबर 1920, ठीक है, 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में हुआ था अधिवेशन और उसकी अध्यक्षता किए थे कौन, तो लाला लाजपत राय। आंसर हो गया आपका डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर। थोड़ा सा आज जो ये टाइपिंग हुआ है ना, थोड़ा सा छोटा है। कल से मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा सा बड़ा, मैं बोलूँगा इसको थोड़ा सा बड़ा कर देने के लिए, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो कल से इसमें सुधार थोड़ा सा आपको हो जाएगा। चलिए, वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की थी। बताइए वो कांग्रेस अध्यक्ष आपको पूछ रहा है कौन थे जो क्रिप्स मिशन अच्छा भारत कब आया था, तो क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वो 1942 में आया था। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से क्या किए थे, तो वार्ताएं किए थे, वो कौन थे। तो 13 का क्या हो जाएगा आपका, 13 का देखिए आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर अबुल कलाम आज़ाद। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं किए थे। ठीक है, चलिए, तो क्रिप्स मिशन जो आपका आया था 1942 ईस्वी में, और 1942 में ही आपको हुआ था भारत में कौन सा आंदोलन, काफ़ी इंपॉर्टेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। कब हुआ था, तो याद रखिएगा 9 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन आपका। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी। देखिए तो सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट, इसमें दलित वर्ग जो थे इसके लिए सीटें आरक्षित की गई थी, और कितनी सीटें आरक्षित की गई थी ये आपको बताना है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट जो हुआ था, ठीक है, तो पूना पैक्ट कब हुआ था, तो पूना पैक्ट जो हुआ था वो 25 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, और सांप्रदायिक कब हुआ था दोस्तों, सांप्रदायिक अवार्ड तो ये भी हुआ था 16 अगस्त 1932 को, ये याद रखिएगा 16 अगस्त 1932। और पूना पैक्ट में कब हुआ था आपको, 25 अगस्त 1932। ठीक है, तो ये 25 सितंबर हो जाएगा, 25 सितंबर कर लीजिएगा, है ना, 25 सितंबर 1932 को हुआ था आपको पूना समझौता। और इसमें जो सीटें जो आरक्षित की गई थी, तो पूना पैक्ट में किया गया था दोस्तों आपका 147, और आपका इसमें 1 मिनट 14, देखिए सांप्रदायिक अवार्ड में हुआ था, इसमें जो सीटें आरक्षित की गई थी दोस्तों ये 71 किया गया था, और पूना पैक्ट में 147, हाँ पूना पैक्ट में कितना किया गया था 147, और आपका सांप्रदायिक अवार्ड में 71 सीटें आरक्षित की गई थी। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, ये क्रमशः पूछा जाता है, बार बार ध्यान रखना है। ठीक है, और कब हुआ था पूना पैक्ट और सांप्रदायिक अवार्ड, ये दोनों डेट भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, भारत छोड़ो आंदोलन तो आप याद है आपको कब हुआ था आपको, तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। बम्बई से हुआ था, आपको गांधी जी के द्वारा ये शुरुआत किया गया था, है ना, और इसी में गांधी जी ने क्या आपको नारा दिए थे, करो या मरो का नारा भी दिए थे इन्होंने। और तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, ये आपको बोला जा रहा है कि 1942 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो क्या हो जाएगा, तो उस समय जो आपको इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो थे आपके विंस्टन चर्चिल। ठीक है, विंस्टन चर्चिल। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 ईस्वी में, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो हो जाएगा आपका क्लीमेंट एटली। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपको 16 नंबर की निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति जो थे वो लंबे समय तक AIC के खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए थे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AIC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए। देखिए खजांची क्या होता है, AIC के खजांची का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है ना कि इसका मतलब
कोषाध्यक्ष, हाँ ना, खजांची का मतलब होता है कोषाध्यक्ष, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोषाध्यक्ष, मेरा ध्यान से थोड़ा सा निकल गया था, है ना, इसको कहते हैं कोषाध्यक्ष। तो वो कोषाध्यक्ष रहे थे, वो व्यक्ति कौन थे आपका, ध्यान रखिएगा, वो व्यक्ति थे आपको जमनालाल बजाज, ठीक है। वो व्यक्ति कौन थे, जमनालाल बजाज जो थे वो एआईसी के खजांची रहे, यानी कि कोषाध्यक्ष रहे, और 1930 ईस्वी में जेल भी गए थे आपका, है ना, आज़ादी के टाइम पे वो जेल भी गए थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जमनालाल बजाज। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपका 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। देखिए, जब 1947 ईस्वी में भारत आज़ाद हुआ था तो दिल्ली में अधिवेशन हुआ था, और दिल्ली में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दोस्तों अध्यक्षता किया गया था। एक क्वेश्चन आप हमको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताइए, है ना, कमेंट बॉक्स में क्या छाप करके बताना है कि जो कमेंट बॉक्स में आपको ये छापना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल का क्या नाम है, ठीक है, बताइए जल्दी से कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल का क्या नाम है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, तब तक आप कमेंट बॉक्स में उसको छापिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताना है जो स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन देख लीजिए, अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयबजी और चिराग अली। 18 का क्या होगा। देखिए, देवबंद आंदोलन कब हुआ था, पहले ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो देवबंद जो आंदोलन हुआ था ये हुआ था 1866 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था, 1866 ईस्वी में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। उत्तर देवबंद एक जगह है उत्तर प्रदेश में, और यूपी में आपका ये आंदोलन हुआ था, ठीक है। और उस समय इसको क्या कहा जाता था, तो उस समय इसको कहा जाता था दार उल उलूम, ठीक है। क्या कहा जाता था, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, दार उल उलूम देवबंद आंदोलन को कहा जाता था, ठीक है, ध्यान रखना है, दार उल उलूम कहा जाता था इसको, ठीक है। और इसके नेता कौन थे, तो मौलाना हुसैन महमूद, ठीक है, मौलाना हुसैन महमूद इसके नेता थे, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इससे जुड़े हुए थे, और उन्होंने ही मतलब अबुल कलाम आज़ाद ने ही अल नदवाह नामक पत्र का संपादन किया था। देखिए, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा, 18 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, जिससे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर। हाँ देखिए, पीछे में एक प्रश्न आपको पूछा था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल का क्या नाम है, तो याद रखिएगा महाप्रयाण घाट, ठीक है, महाप्रयाण घाट बिल्कुल सही जवाब है ना, महाप्रयाण घाट हो जाएगा। और ये कहाँ है, तो ये पटना में है, ठीक है, गंगा नदी के किनारे, ठीक है। आप गए होंगे बास घाट तो वहाँ पर देखे होंगे। चलिए 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी, तो याद रखना है मुंबई में हुई थी। और कब हुई थी, तो बताइए जल्दी से बताइए कि कब हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों आपका 1920 ईस्वी में, ठीक है। कब हुई थी दोस्तों, तो 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना है। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, जिसको कहा जाता है AITUC, ठीक है। चलिए, और ठीक है, और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, है ना। अगर अध्यक्षता पूछ लिया जाए तो लाला लाजपत राय, ठीक है, याद रखना है, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था आपका, ठीक है। स्थापना 1920 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर की अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी, चलिए बताइए जल्दी से, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। और 2-4 प्रश्न मैं अभी आपको और बताऊंगा इससे संबंधित, है ना। एक आपको पूछा जाता है लीडर, ठीक है। तो पहले मैं इसका बता दूं कि अमृत बाजार जो पत्रिका थी इसके स्थापना किसने किया था दोस्तों, तो क्या हो जाएगा आपका शिशिर कुमार घोष, ठीक है, शिशिर कुमार घोष इसकी स्थापना किए थे। आपका 20 नंबर का हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीडर, नाम सुने होंगे आप लोग, है ना। तो लीडर का संपादक कौन था, तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ, इसके संपादक कौन थे दोस्तों, तो एनी बेसेंट के द्वारा ये किया गया था, न्यू इंडिया, है ना, ध्यान रखना है, न्यू इंडिया, ठीक है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ठीक है, ये किया गया था आपको एनी बेसेंट के द्वारा संपादित किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है यंग इंडिया,
बताइए, यंग इंडिया किसके द्वारा किया गया था? तो यंग इंडिया जो आपका किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी, है ना, गांधी जी के द्वारा किया गया था यंग इंडिया। कब किया गया था ये भी पूछ लिया जाता है, तो 1918 ईस्वी में। यंग इंडिया 1918 ईस्वी में संपादित किया गया था। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका एक प्रश्न नंबर है 21। प्रश्न कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो आपको पता है कि 1931 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था आपका। तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया था इस समझौते में। ठीक है, कब हुआ था? 1931 में, गांधी जी और इरविन के बीच में। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर के निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका अरविंद घोष। अरविंद घोष के द्वारा किया गया था आपको निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आपका प्रश्न नंबर है 23। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्य उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? मुख्य उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक कौन था? ऑप्शन देखिए, न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया या फ्री प्रेस जर्नल। चलिए, अभी न्यू इंडिया के बारे में आपको बता दिए, लीडर के बारे में बता दिए, यंग इंडिया के बारे में भी आपको बता दिए। तो इसका मुख्य प्रचारक कौन था दोस्तों? तो 23 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि लीडर था आपका। ठीक है, उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक कौन था? तो वो था आपका लीडर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। और लीडर किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है, याद रखना है, पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अब्रक उत्पादन करता है? जी हाँ, तो भारत का जो सबसे अधिक अब्रक का उत्पादन करता है, तो पहले आप लोग देखते होंगे कि झारखंड ऑप्शन आता था, लेकिन वर्तमान समय में ये चेंज हो गया है, वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में आपको अब्रक का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। तो ठीक रहा, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश आपका। ठीक है, चलिए, और दूसरा नंबर पे आ जाएगा आपको झारखंड। आंध्र प्रदेश के बाद आ जाएगा झारखंड। बिहार में भी थोड़ा बहुत आपको किया जाता है, जो झारखंड से सटा हुआ क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा दिन कब होता है? जी हाँ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सबसे छोटा दिन। और देखिए, ये क्वेश्चन पूछने का अर्थ ये हुआ कि उत्तरी गोलार्ध में, है ना, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है ना? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा, बताइए। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है और सबसे छोटा दिन कब होता है, ये सारा चीज़ यहाँ पर आपको आज खेल खत्म हो जाएगा। ये 0 डिग्री आपका भूमध्य रेखा है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है यानी कि कर्क रेखा है, ये 23.5 डिग्री आपका साउथ है यानी कि मकर रेखा है। तो देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो वो होता है आपको 21 जून को। ठीक है, 21 जून को होता है सबसे बड़ा दिन। ठीक है, याद रखना है। और सबसे छोटा दिन कब होता है? तो वो होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। कब, कहाँ? तो उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि 22 दिसंबर को जो आपका सूर्य होता है ना, वो मकर रेखा पे चमकते रहता है। ये है आपका मकर रेखा। ठीक है, तो मकर रेखा पे चमकेगा, तो ये उत्तरी गोलार्ध ये है आपका। 0 के ऊपर को क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध, और 0 के नीचे को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, है ना। तो कर्क रेखा पे हम लोग, कर्क रेखा पे है ना, क्योंकि भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरी है? कर्क रेखा, है ना। तो हम लोग कर्क रेखा के नज़दीक हैं, तो कर्क रेखा, क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में आते हैं, है ना, तो सबसे छोटा दिन क्या हो जाएगा आपको? 22 दिसंबर हो जाएगा। और दक्षिणी गोलार्ध यही कहता, तो 22 दिसंबर हो जाता सबसे बड़ा दिन। ठीक है, चलिए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? तो 22 दिसंबर होगा। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में कब होगा? तो सबसे छोटा दिन तो 22 दिसंबर को होगा, उलट जाता है आपका। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? तो 21 जून को होता है, क्योंकि 21 जून को सूर्य जो है वो कर्क रेखा पे आपका लंबवत चमकता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाएगा कि दिन और रात, है ना, आपका जो दिन है और रात है ये बराबर कब होता है? ठीक है, तो दिन रात बराबर कब होता है? तो 21 मार्च, याद रखना है, 21 मार्च और 23 सितंबर। क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है आपका सूर्य जो है वो कहाँ चमकेगा? तो ये 0 डिग्री पे चमकेगा, और 0 डिग्री पे चमकेगा तो क्या होगा? दिन और रात क्या होगा? बराबर होगा। उसी को कहा जाता है इक्विनॉक्स, है ना। दिन रात जब बराबर होता है उसको क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स कहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात आपका बराबर होता है।
ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और ध्यान रखिएगा कि जो हमारी पृथ्वी है वो कैसे घूमती है दोस्तों, अपने अक्ष पे जो चक्कर लगाती है वो किस ओर से घूमती है, तो पश्चिम से आपका पूर्व की ओर ये चक्कर लगाती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है हमारी पृथ्वी, और 24 घंटा में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेती है। और इसी को कहा जाता है आपको दैनिक गति। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं दैनिक गति। ठीक है, चलिए याद रखना है। और इसी से क्या होता है आपका दिन और रात होता है, इसी से आपका दिन और रात होता है। और सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा लगाती है हमारी जो पृथ्वी 365 दिन में, उसको कहते हैं परिक्रमण गति। और उससे क्या होता है, हमारा ऋतुओं में परिवर्तन होता है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 नंबर, सूर्य ग्रहण कब लगेगा। देखिए सूर्य ग्रहण तो आप पहले ये याद रखिए कि सूर्य ग्रहण जब भी लगेगा तो उस समय क्या रहेगा, तो अमावस्या रहेगा। ठीक है, अमावस्या के दिन ही आपका सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, और अमावस्या के दिन ही लगता है। और कब लगता है सूर्य ग्रहण, तो क्या होगा कि जो हमारा सूर्य का जो प्रकाश है ना, सन का जो प्रकाश है वो किस पे पड़ने लगेगा, वो आपको मून पर पड़ने लगेगा, है ना। और पृथ्वी क्या हो जाएगा आपका, ये आपको अर्थ है ना, ये आपका अर्थ है, अर्थ क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो बीच में क्या आ जाएगा, मून आ जाएगा, है ना। चंद्रमा क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो पृथ्वी पर क्या हो जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण आपका लग जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, चंद्रमा बीच में आ जाएगा। 26 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए अगर यही आपको पूछता कि सूर्य चंद्र ग्रहण कब लगेगा, तो चंद्र ग्रहण कब लगेगा दोस्तों, जब पृथ्वी आ जाएगा बीच में, है ना। जब पृथ्वी आपका बीच में आ जाएगा और चंद्रमा कहाँ जाएगा, यहाँ पर चल जाएगा आपको चंद्रमा, क्योंकि सर तब सूर्य का प्रकाश क्या पड़ेगा, पृथ्वी पड़ने लगेगा, और चंद्रमा क्या हो जाएगा आपका, अंधेरा हो जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, चंद्र ग्रहण हो जाएगा आपका। ठीक है, उस स्थिति में क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण हो जाएगा, है ना। तो याद है, ध्यान रखना है। चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है आपका। ठीक है, और सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो वो अमावस्या के दिन लगता है। तो दोनों बातें याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं बताना है आपको। जो इजराइल के बारे में बार बार प्रश्न पूछा जाता है आपको कि इजराइल की सीमाएं किस किस देशों से इसकी सीमाएं लगती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इजराइल की सीमाएं किससे लगती है, चलिए आपको बता देता हूँ। देखिए मान लिया जाए कि इजराइल आपका ये देश है ना, छोटा सा तो देश है ये इजराइल, लेकिन बहुत ही ताकतवर है भाई, है ना। ये आत्मनिर्भर है ना, इसको किसी से कोई डर नहीं है, और ये बहुत बड़े बड़े से पंगा ले लेता है आपका। ठीक है, तो इजराइल की जो उभयनिष्ठ सीमाएं हैं वो किस किस से लगती है, तो ये याद रखिएगा। तो उत्तर में इसका है लेबनान, है ना, उत्तर इसका इधर हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा इधर, ईस्ट हो जाएगा इधर, वेस्ट हो जाएगा। तो उत्तर में है दोस्तों आपका लेबनान है, याद रखिएगा, उत्तर में लेबनान है आपका। उत्तर पूर्व में है आपका सीरिया, उत्तर पूर्व आपका इधर हो जाएगा, तो इधर है आपका सीरिया, है ना, ये कोना में, है ना, उत्तर पूर्व आपका सीरिया है। और दक्षिण पूर्व में है आपका जॉर्डन, इधर है आपका जॉर्डन, दक्षिण पूर्व में है आपका जॉर्डन। और दक्षिण में है, दक्षिण पश्चिम में है आपको मिस्र, तो दक्षिण पश्चिम में इधर है आपका मिस्र। ठीक है, अब ऑप्शन में देख लीजिए कि कौन कौन है आपका, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है ना चौहद्दी आप याद रखिएगा कि इसका किस किस देशों से सीमा टच होता है। ठीक है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ होता है। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर कि महासागर में ऊंची तरंग जल तरंग कैसे उठती है। देखिए आप समुद्र के किनारे गए होंगे, है ना, आप समुद्र के किनारे गए होंगे, जैसे इधर है आपका अरब सागर, है ना, इधर क्या है आपको बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है, लहरें उठती रहती है ना, लहरें उठती रहती है, पानियों का लहर उठते रहता है। तो ये कह रहा है कि ऊंची जल तरंग कैसे उठती है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, फिर ज्वार भाटा कहते हैं, है ना, इसी क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। तो ये बहुत अधिक जो ऊंचा उठता है, इसका कारण क्या है, तो वो कारण है आपको चंद्रमा, है ना। वो क्या कारण है, चंद्रमा कारण है। क्यों, क्योंकि चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है इसको क्या करती है, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो पानी है ना, इस पानी को क्या करती है, अपनी ओर खींचती है, और इसके वजह से क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, सूर्य से नज़दीक है। देखिए सूर्य में तो बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, लेकिन
सूर्य जो है हमसे क्या है बहुत दूर है, लेकिन चंद्रमा क्या है हमसे काफ़ी नज़दीक है ना। मात्र 84 लाख किलोमीटर दूर है आपका चंद्रमा, लेकिन सूर्य हमसे काफ़ी दूर है। इसके वजह से चंद्रमा का प्रभाव इस पर ज़्यादा पड़ता है आपका। ठीक है, तो याद रखना है डी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29 नंबर कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है। देखिए समुद्र तल पर कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट का स्थान क्या होगा। देखिए आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है ना, ये क्या है हमारी पृथ्वी है, और इसका जो बीच वाला जो भाग है यानी कि जो भूमध्य रेखा वो क्या है थोड़ा सा उभरा हुआ है, और ऊपर वाला भाग क्या है ये चपटा है, और ये वाला भी क्या है चपटा है। आपको पता है कि यहाँ पर कौन सा महासागर है और यहाँ पर कौन सा महासागर है, तो उत्तर में कौन सा महासागर है बताइए जल्दी से फटाफट सभी लोग। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव में है आपका आर्कटिक महासागर है। यहाँ पर कौन सा महासागर है दोस्तों, तो याद रखना है आर्कटिक, है ना, आर्कटिक महासागर है। और साउथ में कौन सा है, तो अंटार्कटिक है ना, अंटार्कटिक महासागर है। अंटार्कटिक जो है ये महासागर में भी गिनती आता है और महादेश में भी गिनती आता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई लोग रहते नहीं हैं। यहाँ पर सालों भर क्या रहता है, बर्फ़ ही बर्फ़ जमा रहता है। ठीक है, यहाँ पर रहने लायक मतलब कि माहौल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा था कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट जो स्थान होगा वो होगा आपका उत्तरी ध्रुव होगा। ठीक है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव जो है दोस्तों ये आर्कटिक महासागर के पास स्थित है ना। उत्तरी जो ध्रुव है ये आर्कटिक महासागर के पास स्थित है, जो कि पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट स्थान भी है। ठीक है, ध्रुवों पर पृथ्वी जो होती है क्या होती है चपटी होती है। यहाँ पर क्या होता है चपटा होता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है चपटा होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा नज़दीक पड़ेगा ना, है ना, चपटा होता है, जिसके कारण ध्रुवों की पृथ्वी के केंद्र से दूरी न्यूनतम हो जाती है। अब यहाँ से इसकी जो दूरी है क्या हो जाएगी न्यूनतम हो जाएगी, है ना, यहाँ से दूरी क्या होगा न्यूनतम होगा, है ना, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये ज़्यादा हो जाएगा ना, तो यहाँ इसीलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर आंसर रहता दक्षिणी ध्रुव तो दक्षिणी ध्रुव भी यहाँ पर आंसर हो सकता था, लेकिन दक्षिणी ध्रुव ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव हम मार के निकल लेंगे आपका। ठीक है, क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी कैसी है चपटी है, जिसके कारण ध्रुवों की पृथ्वी के केंद्र से दूरी क्या हो जाती है न्यूनतम हो जाती है। जबकि भूमध्य रेखा पर क्या होता है, भूमध्य रेखा ये क्या है उभरा हुआ है ना, ये देख रहे हैं ये उभरा हुआ है। ठीक है, उभार होने से वह पृथ्वी के केंद्र से क्या होता है सर्वाधिक दूर पर होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी ध्रुव। देखिए कोई भी क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिएगा ना तो बार बार वो आपको गलती नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी वाला है, तो ज्योग्राफी का टर्म थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। आगे प्रश्न है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था बताइए। देखिए गुलाम वंश का जो स्थापना हुआ था वो 1206 ईस्वी में हुआ था आपको, है ना। किसके द्वारा किया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। तो प्रथम शासक तो यही होगा ना। ठीक है, प्रथम शासक यही होगा। आपको कमेंट बॉक्स में ये छापना है कि कुतुबुद्दीन जो ऐबक था ये किसका गुलाम था, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये किसका गुलाम था ये आपको बताना है, क्योंकि ये एक क्या था गुलाम था आपका, और इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कब किया था, तो 1206 ईस्वी में। चलिए तो ये हो गया 30 नंबर प्रश्न। चलिए दोस्तों तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, है ना। फिर देखिए हम यहाँ पर 50 इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसको हम 30 से 31 32 करके हम 50 तक ले जाएंगे। एक ही दिन हम 50 ले जाएंगे तो फिर आप थोड़ा सा बोर हो जाइएगा, है ना। धीरे धीरे करके हम कहाँ तक ले जाएंगे इसको 50 तक आपको इसको धीरे धीरे करके ले जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपका क्लास 9 बजे चलता है। ठीक है, 9 बजे आपका डेली लाइव क्लास होता है, तो आप डेली क्लास यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए आज से एक नया सीरीज आपको शुरू किया जाएगा रहा है मॉर्निंग में। ठीक है, मॉर्निंग में आपका करेंट अफेयर का भी यहाँ पर क्लास चलेगा। तो मॉर्निंग में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने बजे करेंट अफेयर का क्लास चलाया जाए, है ना। 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे या 9 बजे, ये 3 टाइम है। 6, 7, 8, 9 3 टाइम में कितने बजे आपको करेंट अफेयर डेली, मैं सोच रहा हूँ कि ये करेंट अफेयर कम से कम 15 प्रश्नों का, है ना, आपको मॉर्निंग में आपको करवाया जाएगा और उसका पूरा डिस्कशन भी आपको करेंगे। तो ये मॉर्निंग में आपका लगभग आधे घंटे का क्लास यहाँ पर, आधे घंटा नहीं 20 मिनट लगभग क्लास होगा। तो ये करेंट अफेयर क्योंकि बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में करेंट अफेयर। आप बीपीएससी उठा लीजिए, आप दरोगा उठा लीजिए, कोई भी आप एग्ज़ाम उठा लीजिए, करंट अफेयर के बिना कोई एग्ज़ाम होता ही नहीं है। और आजकल तो बहुत ज़्यादा परसेंट में आपको एक करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए करंट अफेयर भी यहाँ पर आपको करवाया जाएगा। तो आपको जो भी टाइम आपका सूटेबल होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ से आपको PDF आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों। अपना अपना ख्याल रखिएगा सभी लोग, धन्यवाद।